So very good evening all of you. सभी जन मजेद आहात? What we discussed in our last lecture, we discussed chemical reactions. Correct ना? And you know that there are certain types of chemical reactions. दोन टाइप्स है आणखी कुछ रिएक्शंस होने के लिए हीट रिक्वायर्ड है. ओके, हीट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शंस. वो हीट टेकिंग रिएक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दो तो हीट बाहर निकलेगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा. और कुछ रिएक्शंस होने के बाद हीट प्रोड्यूस होती है. जैसे कि आप दिवाली में पटाखे फोड़ते हो तो क्या होता है कि हीट रिएक्शन होने के बाद बाहर निकलती है. Now in today's session we are going to discuss the classification of element. Before that, classification of element, my question to all of you is, what is elements? What is the elements? Elements काय असते सांगा मला. क्या असते elements? आपने शक्तिमान देखा है बचपन में? वो 5 आदमी एक साथ आते देखो है ना? कौन से रहते हैं 5 आदमी? मतलब 5 तत्वें कौन सी है जो पुराणों में लिखा है? एक धरती, आसमान, वायु, जल और अग्नि. ये 5 तत्वें बेसिक तत्वें बताया था हमारे पुराणों में. उसी प्रकार एलिमेंट्स भी है. और एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है ये समझने के लिए अभी गर्मी का सीजन शुरू है, हम नींबू शरबत लेते हैं और डिस्कशन करेंगे कि नींबू शरबत ही एलिमेंट है कि नहीं. चलो बताइए आप, नींबू शरबत ही एलिमेंट है कि नहीं है? नींबू शरबत में क्या होता है? लेमन जूस, जिसको हम कहते हैं साइट्रिक एसिड. उसके बाद क्या होता है? पानी. उसके बाद क्या होता है? शुगर, दैट इज कॉल्ड एज C6H12O6. उसके बाद क्या होता है? इसमें नमक, that is called as NaCl. So basically ये जो नींबू शरबत है, it is a mixture. ये क्या है? मिक्सचर है, ये मिश्रण है. इसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं. इसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं. इसलिए नींबू शरबत जो है ये एलिमेंट्स नहीं, क्योंकि हम उसको डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रोसेस. हम इसको फिजिकल प्रोसेस से डिवाइड कर सकते हैं, ये याद रखो. उसके बाद ये जो सिट्रिक एसिड, H2, शुगर और नमक है, ये एलिमेंट्स है क्या? NaCl, ग्लूकोज, H2O, सिट्रिक एसिड, ये है क्या एलिमेंट्स? ये एलिमेंट नहीं है. तो ये सारे के सारे कंपाउंड है और इन कंपाउंड्स को हम केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं. जैसे कि सिट्रिक एसिड में कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन, इसको हम अलग कर पाएंगे. पानी में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इसको अलग कर सकते हैं. शुगर में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अलग कर सकते हैं. NaCl में सोडियम और क्लोरीन को अलग कर सकते हैं. इसका मतलब ये सारे के सारे कंपाउंड है और एलिमेंट है नहीं. तो बताइए क्यों ऐसा? सो एलिमेंट का मतलब क्या है? मैं उस तरह एक इमेज भेजता हूँ. यस, फिर एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? वेरी गुड. सेपरेट नाही करता है. बट युरेनियमला आपण सेपरेट करू शकतो एटॉमिक बॉम्ब में, पता है ना आपको. बट यूरेनियम इज एलिमेंट. समझते क्या कह सकते हो? बोला. सो एलिमेंट्स मध्ये काय असते? पर एलिमेंट का तो नेचर अलग अलग है, एक टाइप के तो नहीं है.
तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका हम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, बट एटॉमिक प्रोसेस से कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिवाइड इट बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, बट नॉट बाय एटॉमिक प्रोसेस। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज एलिमेंट? Elements are substances which cannot be divided by physical and chemical process. For example, आप भेल खा रहे हो तो भेल एलिमेंट है क्या? क्या है फिर? मिक्सचर। चाय पी रहे हो, क्या है चाय? मिक्सचर है, कंपाउंड है। Is it clear? शुगर खा रहे हो, शुगर में C6H12O6 ग्लूकोज है, वो भी एक कंपाउंड है। क्या है वो? बड़ा ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है। हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन ही है। अर्थ में भी सबसे ज्यादा जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी ऑक्सीजन है, पानी और एयर मिला के। तो आप बोलोगे सर एयर में तो 20.95 है, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन की मात्रा कैसी? तो पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है। पानी का मतलब होता है H2O, पता है ना? सो पूरा मिला के ऑक्सीजन की मात्रा अर्थ में ज्यादा है। सो ऑक्सीजन इज एलिमेंट। वी कैन नॉट डिवाइड दिस एलिमेंट बाय physical and chemical process. Is it clear everybody? So लिखिए आप, a substances which cannot be divided by physical or chemical processes. A substances which cannot be divided by physical or chemical processes. Physical or chemical processes called as elements. Called as elements. Called as elements. मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताया था कि मेटल कौन होते हैं? मेटल ये ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। नॉन मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। फिर मेटलॉइड्स एक भाग है। मेटलॉइड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, फिर क्या करते हैं? वो शेयर करते हैं। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये मेटलॉइड्स है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बिकॉज दे डू नॉट शेयर। नहीं होते। ठीक है, तो एलिमेंट आपको पता चल गया सबको। अभी क्या है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जाने के पहले हम कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और अलॉन्ग विद दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज and protons are positive charge, and here is a neutral neutrons. Is it clear everybody? So these three particles are elementary particles. Mass of electrons is very negligible. So हम mass of nucleus consider करते हैं। Mass of nucleus is nothing but a mass of atom. जो न्यूक्लियस का मास है वही एटम का मास है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, क्यों? नेग्लिजिबल। एक प्रोटॉन में 1730 के आसपास इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं 1 प्रोटॉन के मास में। प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, बट मास सेम नहीं है। याद है क्या आपको? मैंने बताया था, क्या बताया था? प्रोटॉन का जो चार्ज है वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बट प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम है। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम है, और नंबर में और चार्ज में कौन सेम है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम। इज इट क्लियर? सो जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वही मास ऑफ एटम है। इसका मतलब अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है तो मुझे न्यूक्लियस का मास चाहिए। अगर मुझे न्यूक्लियस का मास चाहिए तो न्यूक्लियस के मास के अंदर कौन से 2 पार्टिकल्स हैं? एक प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन। इसका मतलब एटॉमिक मास पे कौन है? न्यूट्रॉन प्लस
प्रोटॉन, बस बात खत्म। केमिस्ट्री में एक संगठन है, इसका नाम है IUPAC, याद रखें, इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ एलिमेंट इन्वेंट किया, तो उसका नाम क्या है? रागिनी। रागिनी ने एक एलिमेंट इन्व्हेंट केलं, तर रागिनीला त्या एलिमेंटला नाव द्यायचं, तर रागिनी कोणाकडे ऍप्लिकेशन? IUPAC, बरोबर ना? हे सायंटिस्टचे नाव एलिमेंटला देण्याचं काम कोण करतं? IUPAC याच्याकडे। आता रिसेंटली तुम्हाला माहिती आहे कोणते एलिमेंट्स ऍड केले? कोणते एलिमेंट ऍड केले माहिती का तुम्हाला? OG, ऑर्गेनिज्म, उसके बाद है 117 टेनेसिन। ये ऑर्गेनाइजेशन एक साइंटिस्ट का नाम है, टेनेसिन एक अमेरिका का राज्य है। ये दोनों एलिमेंट अमेरिका ने इन्वेंट किए, पता है क्या आपको? 113 नंबर का जो एलिमेंट है उसका अभी नामकरण किया है NH, इसको निहोनियम कहते हैं। निहोनियम मतलब जहाँ पे सूरज उगता है वो देश, जापान ने इन्वेंट किया है। और 115 नंबर का जो एलिमेंट है उसका नाम है कैपिटल MC, मॉस्कोवियम, ये रशिया ने इन्वेंट किया है। ये लेटेस्ट वाले एलिमेंट का नामकरण किया था 2017। 2017 वाज पीरियोडिक टेबल ईयर, तब से इनका नाम ये। तो ये नाम डिसाइड करने का अधिकार किसको है? IUPAC। उसका सिंबल देने का भी अधिकार किसको है? तो IUPAC ने कहा कि जो एटॉमिक मास है इसका सिंबल अब कैपिटल A कंसीडर करो। कैपिटल A का मतलब क्या होगा? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास मतलब क्या है? न्यूट्रॉन एंड। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक समझ में आया? अभी ना इसमें कुछ साइंटिस्ट लोग हैं जो पहले वाले साइंटिस्ट लोग थे जिन्होंने नया नया एलिमेंट के बारे में पढ़ना शुरू किया था। उसमें 3 नाम मैं आपको बताता हूं अभी, डोबेरेनर, न्यूलैंड्स एंड मेंडेलिव। ये 3 साइंटिस्ट हैं। ये तीनों साइंटिस्ट का यह कहना था कि यदि आपको एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तय करना है तो उसका एटॉमिक मास, न्यूक्लियस का मास इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास किया। समझ में आ रहा है? पर जो अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम एटॉमिक मास का यूज नहीं करते, तो हम एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं इसको? एटॉमिक नंबर। बात को समझो, दोनों में डिफरेंस है। एटॉमिक नंबर का सिंबल IUPAC ने Z दिया है, Z। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सेम है। समझता है? आज राजकिरण यहाँ पर फुल एब्सेंट है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? और एंड का डिफरेंस पता है ना क्या है? और मतलब दोनों में से, सो इट इज Z। सो इसका मतलब जो साइंटिस्ट इनमें 2 ग्रुप है। पहला साइंटिस्ट का मतलब था, उनका कहना है कि एटॉमिक मास होल एंड सोल रिप्रेजेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। ये इंपॉर्टेंट है। आपको यदि किसी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? ये सोडियम है। ये सोडियम क्या करता है? क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन देता है, फिर सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? ये हो गया उसका केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब सोडियम मेटल हो गया। एलिमेंट को पहचानना, मेटल है क्या नॉन मेटल है, क्या मेटलॉइड्स है, क्या नोबेल गैस है, हैलोजन है, क्या रेडियो एक्टिव है, फिर ट्रांजिशन है, क्या इधर ट्रांजिशन है। ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये डिसाइड होती है केमिकल प्रॉपर्टी से। और केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करने के लिए अर्लियर साइंटिस्ट ने तय किया कि एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट होगा। उसमें
उसमें थे डोबेराइन, उसमें थे न्यूलैंड्स और नंबर 3 थे मेंडेलिव। इनके बारे में हम देखें। ये 3 साइंटिस्ट का कहना है कि एटॉमिक मास ही इंपॉर्टेंट है। डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडेलिव 10वीं कक्षा की किताब में है। तो 10वी केली ना आता बाळा, तुला होतं का हे? म्हणजे तुला लक्षात आणि मेंडेलिवचं पिरियडिक टेबल ॲज इट इज क्वेश्चन सीजरला आहे. इथे लक्षात टेक्स्टबुक जी आहे ना, त्याच्यामुळे टेक्स्टबुक खूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी, NCERT आणि स्टेट बुक्स. त्याच्यातले ॲज इट इज क्वेश्चन्स येतात, ॲज इट इज. आता लास्ट टाइम आता आपण मॉडर्न पिरियडिक टेबल बघणार आहे. काही साइंटिस्टचं म्हणणं आहे एटॉमिक नंबर इज इम्पॉर्टेंट, और किसने कहा था ये कहा था हेनरी मोज़ले. हेनरी मोज़ले ने कहा कि ये एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट नहीं है, एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट, एक्सेप्ट और शेयर किया जाता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंपॉर्टेंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर. समझ में आ रहा है? Z मीन्स व्हाट? एटॉमिक नंबर. अभी बताइए कैपिटल A का मतलब क्या है? मतलब प्रोटॉन और नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये होता है एटॉमिक नंबर. यहाँ तक समझ में आया सबको? एटॉमिक मास समझ में आया, एटॉमिक नंबर समझ में आया 100% एवरीबॉडी. IUPAC कहता है X को हम कंसीडर करेंगे एलिमेंट. कंसीडर करो, A का मतलब होता है एटॉमिक मास और Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर. सो लिखने की स्टाइल X, ऊपर लेफ्ट साइड में ऊपर A, लेफ्ट साइड में नीचे Z, ऐसे ही लिखते हैं एलिमेंट को. कभी भी एलिमेंट के ऊपर जो नंबर होता है वो एटॉमिक मास होता है, जो नीचे नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसा लिया कार्बन 12 और नीचे 6, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिक नंबर इज 6. मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं? 6 है. बात कर, इजी है ना? अगर मैं लिखता हूँ क्लोरीन, ऊपर लिखता हूँ मैं 35.5, नीचे लिखता हूँ 17, इसका मतलब बताइए. इसका मतलब जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक मास है 35.5 और एटॉमिक नंबर है 17, है ना? इट इज इंपॉर्टेंट. ये एटॉमिक मास 35.5 है, एटॉमिक नंबर क्या है? 70. डन इट इज एवरीबॉडी. सो बोलिए पहले वाले साइंटिस्ट कौन थे? डोबेराइनर, न्यूलैंड एंड मेंडेलिव. और एटॉमिक नंबर के बारे में किसने बताया? हेनरी. क्लियर एवरीबॉडी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या है एटॉमिक मास? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ये प्रोटॉन है. नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर. यहाँ पे वैल्यू पुट करो. हाँ देखो, प्रोटॉन के जगह पे मैंने Z को पुट कर दिया. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज Z और Z को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो क्या आएगा? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. चलो बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? A माइनस Z. व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? A माइनस Z.
ए का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक। आपको एग्जाम में सवाल आएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? ऑप्शन नंबर 1 रहेगा EM इज इक्वल टू A प्लस Z, EM इज इक्वल टू Z माइनस A, EM इज इक्वल टू A माइनस 2Z और EM is equal to A minus A, and you have to choose the correct. So it is not Z minus A, it is a minus A. It is a number of. Clear it is? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम है क्या? नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या सेम नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम है। इन टर्म्स ऑफ नंबर कौन सेम है? इन टर्म्स ऑफ नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। So I once again repeat, here we find the number of neutrons. What is capital A? Proton plus neutron. What is proton? Z. A is equal to Z plus N. Z को इधर भेजो, A minus Z is equal to N. इसका मतलब ये हो गया atomic mass minus atomic number. That is called as number of neutrons. न्यूट्रॉन को किसने इन्वेंट किया है? चैडविक। प्रोटॉन को गोल्डस्टेन और इलेक्ट्रॉन को J.J. थॉमसन। पता है ना? और प्रोटॉन को प्रोटॉन ये नाम किसने दिया था? रुदरफोर्ड ने। ठीक है। अभी क्या हो गया? सबसे पहला साइंटिस्ट आया, उसका नाम है डोबे राइनर। डोबे राइनर वाज जर्मन साइंटिस्ट। And basically Dobereiner arranged the elements in ascending order of atomic mass. He arranged the elements in ascending order of atomic mass. He arranged the elements in the ascending order of atomic mass. He made group of 3 elements called triads. इसने क्या किया? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स प्रोड्यूस किए और उसको नाम दिया ट्रायड्स। जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ, लिथियम, sodium and potassium. So he make a group of 3 elements. Here I means what? Lithium. Where we use lithium? It is used in mobile batteries, electric vehicles, electric cars में lithium की बैटरी। उसके बाद है सोडियम, और ये कौन है? ये है पोटेशियम। Lithium, sodium, potassium. So these are the 3 elements, and he arranged the 3 elements in the ascending order of atomic mass. What is the atomic mass of lithium? Yes. What is the atomic mass of sodium? 23. And what is the atomic mass of potassium? Is 39. 39 is right. यहाँ पे एक आई थिंक लिथियम का एटॉमिक मास 9 है ना? लिथियम का एटॉमिक मास 9 है ना? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। लिथियम का एटॉमिक मास में बताता हूँ, एक मिनट, 6.1। इसका एटॉमिक मास कितना है? 6.1। और पोटेशियम का 39 समथिंग 9। ये पोटेशियम का एटॉमिक मास। वन सेकेंड रिपीट, ये 6.9 है और 39.1 है, एग्जैक्टली करेक्ट। थोड़ा पॉइंट में है ना तो कंफ्यूज हो जाता है। लिथियम का 6.9 है, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39.1 है। श्योर? ओके। अभी देखिए
ये डोबेरेडर ने क्या कहा, इफ ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देन देयर आर 3 एलिमेंट्स। ये पहला वाला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा वाला एलिमेंट हो गया और ये तीसरा वाला एलिमेंट हो गया, बराबर ना। इसने क्या कहा, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट is average of first and third element. The atomic mass of second element is average of first and third. ये सेकेंड वाला एलिमेंट है, जो पहला है और जो तीसरा है इसका एवरेज के बराबर है। देखो इसका कहना था ये जो सोडियम है ना, सोडियम, ये लिथियम एंड पोटेशियम दोनों का अगर हम एवरेज लेते हैं तो उनका दोनों का एटॉमिक मास सेम आता है। देखते करके सोडियम का एटॉमिक मास है 23, लिथियम का 6.9, पोटेशियम का 39.1 और नीचे आ गया 39.1 plus 6.9 is a 46/2, that is equal to 23 and 23 becomes equal, and in this way he arranged 3 elements in the triads. इसको हम ट्रायड रूल कहते हैं, ट्रायड रूल। इफ ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देन एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, एवरेज निकलना है, पहला 6.9, तीसरा 39.1, अपन दोनों के एडिशन करो 46/2, कितना हो गया 23। इसका मतलब लिथियम लीजिए और पोटेशियम लीजिए, दोनों का एटॉमिक मास का एवरेज निकालो, वो सोडियम जितना आएगा, सोडियम बीच में, समझ में आया ना। ऐसा अजीबोगरीब रूल डोबेरेडर ने प्रोड्यूस किया और उसका यह कहना था कि दैट 3 एलिमेंट शोज द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर जो भी एलिमेंट एक ही ट्रायड में है तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम शोज सेम प्रॉपर्टीज, और सही में ये तीनों के प्रॉपर्टी सेम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक के नीचे एक है, तीनों भी मेटल है, तीनों की प्रॉपर्टी भी सेम है। और एक ट्रायड वाला रूल जो है वो हर एलिमेंट के लिए प्रैक्टिकल नहीं था, ऑल एलिमेंट्स के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ, इसलिए डोबेरेडर ट्रायड पीछे पड़ गया और डोबेरेडर ट्रायड हम यूज नहीं करते। हम इसलिए पढ़ते क्योंकि कभी कभार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये पहला व्यक्ति है, पहला साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया है। क्लासिफिकेशन करना मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, तो हम मैमल्स में आते हैं, पंछी एव्स में आते हैं, कोई रेप्टाइल्स में आते हैं, तो कोई एम्फीबियंस में आते हैं। सो जो मैमल्स है, जो मैमल्स में जितने भी एनिमल, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो क्लासिफिकेशन करने का बेस ही है कि सिमिलर ग्रुप किया जाए। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो एक ही लाइन में जो भी एलिमेंट है इनके प्रॉपर्टी सेम, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को हम क्लासिफाई करते हैं, समझ में आ रहा है ना, उसी को ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, डोबेरेडर ने क्या किया, 3 एलिमेंट पकड़े और तीनों एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का यूज किया। एटॉमिक मास किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर है, याद रखना, एटॉमिक मास से असेंडिंग ऑर्डर में किया है। ये मिडल वाला एलिमेंट है, ये जो मिडल वाला एलिमेंट रहेगा इसका एटॉमिक मास 66.9 और 39.1, इनका एवरेज समान है। इनका जो भी एवरेज आएगा उनके एवरेज के समान ही क्या रहेगा, सोडियम का एटॉमिक मास। और यदि ये फॉलो करते हैं तो तीनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा। ऐसा किसने कहा, डोबेरेडर। डोबेरेडर ने हमको सक्सेसफुली 9 ट्रायड्स दिए, पर बाद में ये ट्रायड रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो ये फेल कर गया। तो इसके बाद आया अगला साइंटिस्ट, उसका नाम है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने एक अजीबोगरीब फॉर्मूला बताया। वो उसने म्यूजिक सुना, और म्यूजिक में हमारे यहाँ पे म्यूजिक में कौन से नोट रहते हैं, सारे, ग, प, ध, नी, आखिर में क्या आता है, सा आता है ना। तसं मला पण संगीताची आवड होती, म्हणजे म्युझिक
नॉट एनी संकेत. पण मला हाकलून दिलं क्लास. हे 6 आणि हे 6 सेम आहे, डबल फ्रिक्वेन्सी वाला. मग कवितेची आवड निर्माण झाली. पहिली संगीताची आवड होती, मग कवितेची आवड होती, तिथं पण फेल झालं. मग शेवटी विद्येची आवड निर्माण झाली. बरोबर आहे की नाही? तर तिथे पण प्रॉब्लेम येऊ लागला. मग शेवटी शांतीचा मार्ग पत्करला. आता मी शांतीसोबत समृद्धीचे मार्ग. पहिलं 6 आहे आणि हे 6. लाईफमध्ये काही होऊ द्या, आशा सोडायची, आपली भावना सांभाळायची. बरोबर आहे ना सर? तर पहिलं 6 आणि शेवटचं 6 प्रतीक्षा करावी लागते. पण आपल्याला त्या ठिकाणी तुमच्या असं लक्षात की याच्यामध्ये संगीताचा वापर केला, पण हे संगीत फॉरेनमध्ये नाहीच. संगीत फॉरेनमध्ये काय माहिती का? डो, रे, मी, हा, सो, ला, टी. शेवटी परत डो. आपल्याकडे सारेगमपधनिसा आहे, परंतु हा न्यूटन जिथं होतं तिथं काय होतं? डोरेमॉन नाही बरं काय? मी, हा, सो, ला, टी, डो. आता बघा याचे नंबर काढू. 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. सारेगमपधनिसा मध्ये पण नंबर देऊ आपण. 1 2 5 6 7 8. अभी क्या हो, क्या दिख रहा है आपको यहाँ? आपको यह दिख रहा है कि पहला और 8वां स्वर सेम है. उसी तरह न्यूलैंड ने कहा यदि हम एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखेंगे तो जो 1 नंबर का एलिमेंट और जो फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है इनके प्रॉपर्टी सेम होने वाली. नाउ माय क्वेश्चन इज, जो वो पीरियोडिक टेबल कहते हैं ना हम, उसको पीरियोडिक टेबल ही क्यों कहते हैं? Why it is called as periodic table? What is the meaning of this periodic? ये आपको स्कूल में नहीं बताया होगा श्योर. किसको पीरियोडिक, तो पीरियोडिक टेबल ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने क्वेश्चन ही नहीं पूछा है सर. मैं क्वेश्चन पूछता था सर, मुझे क्लास से बाहर निकाल देते थे. उनको लगता था मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, और मुझे सही में क्वेश्चन देते थे. जैसे मैथ्स में डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, उसका यूज क्या है? फालतू में फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, M1 M2 M3 इंजीनियरिंग में. कुछ तो मतलब होगा ना उसका. मैं मतलब पूछता था. पीरियोडिक का भी मतलब मैंने पूछा, लेकिन मुझे साइंस के टीचर बहुत अच्छे मिले और उन्होंने अच्छे से बताया. पीरियोडिक का मतलब है रिपीटेशन. जो भी चीज रिपीट होती है उसको पीरियड कहते हैं. समझ में आ रहा है ना? उसको पीरियोडिसिटी कहते हैं. तो यहाँ पे देखो पहला और 8वां एलिमेंट जो है वो सेम है, तो इसका मतलब ये है पीरियोडिक सेट. ये क्या होता है? पीरियोडिक सेट. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी आप देखो एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर लेकर जाइए, उसके बाद सिमिलर एलिमेंट आपको मिलना शुरू होते हैं ना. सिमिलर मतलब सेम प्रॉपर्टी वाले, इसलिए हम उसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं. पीरियोडिक का मतलब होता है सिमिलैरिटी, एलिमेंट्स के नेचर की सिमिलैरिटी, इसलिए हम उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं. समझ में आ रहा है क्या? तो जो पीरियड है ये पीरियोडिक नेचर है. ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया उसका नाम है न्यूलैंड्स. न्यूलैंड्स ने सबसे पहले पीरियोडिसिटी के बारे में बताया. पीरियोडिसिटी का मतलब होता है आफ्टर सर्टेन टाइम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बिकम सिमिलर. समझ में आ रहा है ना? तो लिखिए न्यूलैंड्स अरेंज एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. न्यूलैंड्स अरेंज एलिमेंट्स इन द ascending order of atomic mass. The property of first and eighth element. The property of first and eighth element. The property of first and eighth element
becomes similar. Property of first and eighth element becomes similar. Property of first and eighth element becomes similar, and it is called as periodic function of element. It is called as periodic function of element. It is called as periodic function of elements. To justify this, he mentioned the notes in a music. To justify this, he mentioned notes in a music. Frequency notes. सारेगामा पधनिसा इसको frequency notes कहते हैं. बराबर है ना? अभी जो म्यूजिक आ रहा है मार्केट में उसमें रैप के नाम पे आधे के ऊपर गालियां ही है. तो सर मुझे भी आने लगे. पहले जो म्यूजिक था उसको शास्त्रीय म्यूजिक कहते थे, है ना? अभिजात संगीत बनता है. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडीज, मेंटल हेल्थ अच्छे रखने के लिए गुड म्यूजिक अच्छा होता है. उसकी थेरेपी भी होती है, पता है क्या? ठीक है, तो ये हो गया. संतूर साबुन नहीं बोल रहा हूँ, संतूर पता है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. सुतार, संतूर और भी उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग तरह के. और कौन से होते हैं? मृगंडम होता है, हारमोनियम होता है, उसमें हारमोनियम के पेटी नहीं कहते, हारमोनियम कहते. पेटी कैसे लगता है वो? पेटी, हारमोनियम और सितार और रहते हैं, और दो तीन है उसमें. कुछ माउथ ऑर्गन्स भी होते हैं. वीणा होता है, वीणा. ऐसे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके अलग अलग म्यूजिकल नोट और फ्रीक्वेंसी होती है, पता है क्या? थर्ड नंबर, आप में से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बजाता है क्या? कोई है क्या? आपने क्या बजाते हो आप? वेरी गुड. पुलिस अधिकारी बनो, चोरों को भी बजा दो, है कि तबला बजाती है मैडम. और कोई है क्या लड़कों में? काय वाजत काहीतरी वाजत असेल ना? हमारे म्यूजिक के टीचर कहते थे इंसान ने एक तो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइफ में सीखना चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहता है. नंबर थर्ड है मेंडेलियो. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. मुझे वो आता है, वो पियानो थोड़ा बहुत ही आता है, जैसे वो जनगण मन बेसिक जो बच्चों का है वही. छोटे भाई का था, मैं थोड़ा बहुत सीखा था उसको. तो कॉलेज में गैदरिंग में ड्रम बजाया था, वो रहता है ना 3-4 रहते हैं, उसमें सीख लिया था कॉलेज के टाइम में. तो बाद में हमने ध्यान नहीं दिया. क्या हो गया मालूम है क्या? एक फैक्ट्री बन गई. इंजीनियर बनो तो डॉक्टर बनो. पूछते ही नहीं कि तुझे म्यूजिशियन बनना है, कि तुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, कि तुझे नाटक में काम करना है, पिक्चर में काम करना है, कि सीरियल में काम करना है. ऐसा पूछते नहीं, डायरेक्ट क्या बोलते हैं? डॉक्टर और इंजीनियर. क्या करोगे डॉक्टर और इंजीनियर पे इतना? 1991 में LBG आया था, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन. तब क्या हुआ था? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की वजह से कंपनी बहुत बढ़ने लगी, तो इंजीनियर्स की वहाँ पर बहुत ज़रूरत थी. 15 साल तक बहुत ज़रूरत थी, बहुत बूमिंग में नेचर मतलब चलो तो मार्केट. अभी नहीं ज़रूरत, अभी वहाँ पे सैचुरेशन हो गया है. अभी कंप्यूटर IT के पीछे, कंप्यूटर IT का भी क्या होगा है? सैचुरेशन होने वाला है. अभी AI आ गया. AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कंप्यूटर खुद ही प्रोग्राम बना लेगा. नो नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना. 2030 से ज़रूरत ही नहीं होगी. इसका मतलब जॉब जाते ऐसा नहीं है. जॉब फिर नई टेक्नोलॉजी में आता है, जैसे AI में जॉब अभी आने लगी. ऐसा है प्राइवेट सेक्टर में. तो हमारे यहाँ पे अलग ही कल्चर है. मेंडेलियो के बारे में देखेंगे. मेंडेलियो रशिया का था.
इसने क्या किया मालूम है क्या? इसने टेबल ही बना दिया भाई साहब, और इसने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ना कंपेयर किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंपेयर किया और उसकी प्रॉपर्टीज डेवलप की। मेंडेलिव ने जो वर्टिकल लाइंस है उसको उसने कॉलम कहा है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको उसने पीरियड्स कहा है। कॉलम और पीरियड्स, जो एलिमेंट एक ही कॉलम में है उसके प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर, और पीरियड में क्या होने वाला है, एटॉमिक मास बढ़ने वाला है। आर एबल टू अंडरस्टैंड? हॉरिजॉन्टल रो में क्या होगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा, पर एक ही कॉलम में क्या होगा, भले ही एटॉमिक मास अलग है पर प्रॉपर्टी क्या है, सेम। सो हर एलिमेंट के लिए सेपरेट बॉक्सेस उसने किया था। आल्सो इसका एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट काम था, इसने 3 जगह वैकेंट छोड़ी थी, और तब इसका इनोवेशन ही नहीं हुआ था। ये जो एलिमेंट है इसका इनोवेशन हुआ ही नहीं था, तो उसने उसका नाम दिया था इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। ऐसा नामकरण किया था मेंडेलीव ने, और मेंडेलीव ने ऑलरेडी भविष्यवाणी भी कर दी कि जब ये एलिमेंट का इनोवेशन होगा तो उन एलिमेंट का ये प्रॉपर्टी होने वाला है। जैसे कि एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम के बारे में बताया था, ये ऐसा मेटल रहेगा जो लिक्विड में रहेगा। तब लोग हंस रहे थे, पर वो सच में निकला ऐसा। जब इका बोरॉन का इनोवेशन हुआ तो इसका नाम पड़ा स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम का नाम पड़ा गैलियम, और इका सिलिकॉन का नाम पड़ा जर्मेनियम। और सही में जो गैलियम में ऐसा मेटल है मर्क्यूरी के साथ, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से लिक्विड में हो जाता है कन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर। गैलियम भी लिक्विड स्टेट में मेटल है जैसे मर्क्यूरी। तो उसने ऑलरेडी बता दिया था कि ये एलिमेंट इन्वेंट हो गए भविष्य में, इसलिए मैं यहाँ पे वैकेंट जगह छोड़ रहा हूँ, उसका एक डमी नाम में रख रहा हूँ। इसके प्रॉपर्टीज, ये इनोवेट होने के बाद इनके प्रॉपर्टी डैश डैश होने वाले, दैट बिकम्स ट्रू। तो सिलिकॉन मतलब सही में मतलब 50-60 साल बाद जब इसका इनोवेशन हुआ तो इसके प्रॉपर्टीज सेम हो गए, इसलिए मेंडेलीव का टेबल बहुत ही पॉपुलर हो गया। आल्सो मेंडेलीव ने जब टेबल बनाया था, ये टेबल उसने लगभग 1890 में बनाया था। तब ना नोबेल गैसेस ऐसा कोई संकल्पना नहीं। 1901 में मेंडेलीव को ध्यान में आया कि ऐसे कुछ एलिमेंट है जो नोबेल है, जो कौन से भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे कि हीलियम नहीं करता, नियॉन, आर्गॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इनके लिए सेपरेट उसने 0 कॉलम तैयार किया। कौन सा कॉलम तैयार किया? मतलब उसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसने एडिशन कर दी लास्ट में, और उसने कहा जो आखिरी वाला कॉलम है वो 0 कॉलम है और वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ऐसे 63 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन मेंडेलीव ने किया, और मेंडेलीव के ही पीरियोडिक टेबल से हम प्रेरित होके हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया है। पर बेसिक हमने चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है अभी? कि एटॉमिक मास को बदल के हमने क्या किया है अभी? एटॉमिक नंबर को हमने तय किया। समझ में आ रहा है? तो 3 साइंटिस्ट कौन से डोबे राइनर, न्यूलैंड। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट उसका आप याद रखिए। डोबे राइनर ने क्या किया? डोबे राइनर ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप तैयार किया। न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट की ग्रुप में बताया, पहला और 8वां सेम। और मेंडेलीव ने टेबल तैयार किया है उसमें 63 एलिमेंट, उसमें एटॉमिक मास का असेंडिंग ऑर्डर। अभी मैं एक काम करता हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देता हूँ। टाइम लगता है इसको?
आपको टेबल दिख रहा है सबको? ये है मॉडल पीरियोडिक टेबल। इस मॉडल पीरियोडिक टेबल में आप यदि देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे शुरुआत किसने की थी? हाइड्रोजन। अच्छा, और एक चीज, मेंडेलियो के ड्रॉबैक था। मेंडेलियो का यह कहना था कि हाइड्रोजन नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं, बल्कि हाइड्रोजन की वजह से ही सारे एलिमेंट प्रोड्यूस हुए। मतलब अपने डैश डैश पे भूल गया मेंडेलियो, समझ में आया? हाइड्रोजन से सारे एलिमेंट प्रोड्यूस हुए। और मेंडेलियो क्या कहते हैं? हाइड्रोजन इज नॉट एलिमेंट, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है। तो क्या हुआ न्यूट्रॉन में? न्यूट्रॉन ने तो क्या हो, मैं भी एलिमेंट हो, हाइड्रोजन बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के। ये मोस्टली ने सुन लिया और हाइड्रोजन को सेपरेट लोकेशन दे दिया यहाँ। मतलब हाइड्रोजन की नीचे लिथियम, इसका मतलब यह नहीं है कि हाइड्रोजन लिथियम की प्रॉपर्टी सेम है, नहीं, हाइड्रोजन का सेपरेट लोकेशन। समझ में आया? उसके बाद डायरेक्ट इधर आइए, पहले लोग ये 18 नंबर पे कौन दिख रहा है आपको? डायरेक्ट बहुत बड़ा गैप। ये हीलियम को लास्ट में क्यों डाला? क्योंकि ये जो 18 नंबर है ना, इस कॉलम में देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, क्या है ये है नोबल मेटल्स, नोबल गैसेस, एंड दीस डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल। हीलियम में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये नोबल कैसे क्या है? व्हाट इज द रीजन? तो काय झालं सर सांगा? हेलियम का बरं नोबेल आहे? कारण की त्याची फर्स्ट आणि लास्ट ऑर्बिटच आहे आणि पहिल्या ऑर्बिटची कॅपॅसिटी 2 इलेक्ट्रॉनची। इज इट क्लियर? अभी ये पूरा जो टेबल इसके बारे में हम पढ़ने वाले अगली क्लास में, इसमें हम डिवाइड करने वाले हैं। ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और नीचे कौन है? एफ ब्लॉक। इसको हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे इसका पूरा मॉडल पीरियोडिक टेबल देखो। ये एक 10 रुपीज़ का कॉपी मिलता है इसका, A4 साइज का, वो आप खरीद लीजिए स्टेशनरी से। बहुत मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगली पूरी क्लास इसके ऊपर पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कुछ और प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आइसोटोप से, आइसोबार से, वो भी मैं बताने वाला हूँ। जो भी मॉडर्न कंसेप्ट है, जो भी एग्जाम में आया है रिसेंटली, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, क्योंकि एग्जाम दिया है मैंने भी लास्ट टाइम। सो आई हैव वन आइडिया अबाउट दिस कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत पसंद है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम वाले। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। केमिस्ट्री का मूल यही है, आपको पता है। आप मुझे ये सारे के सारे 118 एलिमेंट ला कर दीजिए, मैं आपको पूरा ब्रह्मांड बना के देता हूँ। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड इसी में से बना है। आप भी इसमें से बने। आपके अंदर सेल है ना, सेल में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। सेल किससे बनती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और क्या रहता है उसमें? आपके डीएनए में क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होता है। किसके ऊपर होता है मालूम है क्या? फॉस्फोरस किधर गया? ये फॉस्फोरस बेस। आर्डेनाइन, ग्वाइनाइन, साइटोसिन, थाइमिन नाम के नाइट्रोजन बॉन्ड होते हैं। इससे अपना डीएनए बनता है। हमारा पूरा अस्तित्व, ब्रह्मांड का अस्तित्व, ये सारे की सारी चीजें एलिमेंट से बनी। वही पुराने काल में पंच महाभूते कहते थे। तब इतना नॉलेज नहीं था, है ना, तो उन्होंने भूत कह दिया, पर एक्चुअली ये कौन है? ये है एलिमेंट्स। पर फिर भी सबसे पहले इंडिया ने ही बताया कि पंच मूलभूत तत्वों से ही इंसान बना है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये तत्व, यही एलिमेंट, और उसी ब्रह्मांड को विनाश करने की ताकत भी इसके अंदर ही है। जैसे कि देखो नीचे ये यूरेनियम भाई साहब 92 वाला दिख रहा है, यहाँ पे आप वहाँ पे देखते हैं 92 तुम्हाला सांगतोय मी, हे हरिश्चंद्र बालागड, हे 92 दिसतंय ना? काय इथं 92 आहे काय? अच्छा, कॅप करतात
92 दिसला का? 92 बद्दल एक खास बात सांगतो मी. इथपर्यंतच नॅचरल एलिमेंट्स. 92च्या पुढे सगळे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स आहेत, लाइक प्लूटोनियम आल्सो. इंडिया के एटॉमिक बॉम्ब में हमने प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया है. यूरेनियम बहुत महंगा एलिमेंट है सबसे. अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेजेंट कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन. सबसे हेवी एलिमेंट कौन सा है पता है क्या? ये 76 वाला ऑस्मियम, ये सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट है. सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है पता है? हाइड्रोजन. सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पोटेंशियल पावर है हेलियम के पास. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन. इस तरह के हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, मैं बता रहा हूँ. मैंने एक्चुअली कॉम्पिटिटिव साइंस में आपको बता रहा हूँ. कॉम्पिटिटिव में ऐसा पूछते हैं कि हेवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, तो लाइटेस्ट मेटल है लिथियम. सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव मेटल कौन सा है? सीसियम. ये सीसियम का यूज एटॉमिक क्लॉक में करते हैं, पता है क्या? इससे रेडिएशन निकलते हैं, उसका काउंट 1 सेकेंड होता है. एटॉमिक क्लॉक के बारे में मैंने बताया, मिर्जापुर से लाइन जाती है, एटॉमिक क्लॉक से हम टाइम मेजर करते हैं. मिर्जापुर इज नॉट ओनली वेब सीरीज, वो इंडिया का मिडल वाला पार्ट है जहाँ से जो रेखा रूप जाता है, जो लॉन्जिट्यूड जाता है, वहाँ से हम टाइम GMT 5.5 घंटे GMT मेजर करते हैं. GMT का मतलब ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम. और मैंने ये भी कहा था कि पैसिफिक से आप अगर अमेरिका से जापान में आओगे तो आप पास्ट में जाओगे, बताया था ना मैंने. और इधर जापान से उधर जाओगे तो फ्यूचर में जाओगे, है ना. ऐसे अद्भुत चीज़ें हैं जीके में. मुझे तो लगभग जीके बहुत पसंद है. इसमें और बहुत से एलिमेंट, मज़ेदार एलिमेंट्स हैं. जैसे गोल्ड हो गया, उसके बाद प्लैटिनम इधर हो गया, प्लैटिनम है. कैडमियम, जिंक हो गया है यहाँ पे. एक मर्क्यूरी जो लिक्विड स्टेट में है, ये जी कहते हैं इसको. क्रोमियम स्टेनलेस स्टील में यूज होता है. कैल्शियम हड्डियों में 90% क्या है? कैल्शियम. जो महिलाओं में इसकी कमतरता ज़्यादा होती है कैल्शियम की, तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पता है. नॉट ओनली फॉर हड्डी बट आल्सो फॉर आवर नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक पल्सेस होते हैं ना, वो आयन से प्रोड्यूस होती है. कैल्शियम 2+ आयन होता है. कैल्शियम +2 ये होता है आयन. इस आयन की वजह से नर्व इम्पल्सेस से संदेशा जो है वो ब्रेन तक जाता है, पता है क्या? सो कैल्शियम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर नर्वस सिस्टम, आवर बोन सिस्टम. उसके बाद बहुत से एलिमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे पोलोनियम सबसे जहरीला. पोलोनियम, इसको छूने से ही मर जाता है आदमी. सबसे जहरीला मतलब, ये तो अभी डायग्राम है, पर पोलोनियम सबसे जहरीला है. इतना जहरीला है, उसका एक एटॉम भी आपके मतलब टंग के ऊपर आ गया था, आप मर गए. इतना जहरीला है पोलोनियम है, सबसे विषारी है. उसके बाद ये जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एटम डिपेंड है. आपके मोबाइल फोन, आपके कंप्यूटर, सब में जर्मेनियम है. इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं. क्या कहते हैं? लॉकडाउन होने के बाद है ना, सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हो गया था पूरे वर्ल्ड में. सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया. सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग अब चाइना में. जो भी चिप रहती है ना, कंपोनेंट लगते हैं, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, पता है क्या आपको? और उस चिप को सेमीकंडक्टर चिप्स कहते हैं. क्लोरीन हो गई, या आयोडीन. मम्मी मी कलेक्टर झाले. ॲडव्हर्टाईज माहिती आहे तुम्हाला? ते आयोडीन आहे, ते आपल्या बुद्धिमत्तेसाठी, आपल्या ब्रेनसाठी आवश्यक. पूरा जीवन, पूरा ब्रह्मांड ये 118 एलिमेंट्स में है. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये बहुत, ये मॉलिब्डेनम, अगर मॉलिब्डेनम बहुत नैनोग्राम में हमको बॉडी में चाहिए. आपको पता है, यदि ये यमो मॉलिब्डेनम अगर बॉडी में कम हो गया ना, तो आदमी के अंदर कैंसरस जन्य प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. कैंसर होता है आदमी को मॉलिब्डेनम के कमतरता से. जिर्कोनियम, इट्रियम, बहुत से. इसके बारे में हम डिटेल में कल पढ़ेंगे. ये देखिए 113 नियोनियम, 115 मॉस्कोवियम, PS टेनिसिन यानी ओजी ऑग्नेस. ये नए नाम दिए, इसके बारे में पढ़ा. तो समझ में आ रहा है ना केमिस्ट्री?
यदि आपको ये कल का लेक्चर समझ में आ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेटल है हाइड्रोजन को छोड़ के, देखो लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे मेटल है। और राइट हैंड साइड में जाइए सारे नॉन मेटल है, जैसे कि ये एल्यूमिनियम, ये वाला छोड़ दो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन देखो, फास्फोरस, सल्फर देखो, ये सारे नॉन मेटल। नॉन मेटल से बहुत कम है, मेटल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। बीच में भी सब क्या है, मेटल। ये जिंक का यूज जो है ना, चूहे मारने की दवा में जिंक का यूज होता है, जिंक सल्फेट कहते हैं उसको। कभी कभी लोग भी खा लेते हैं। और हो गया ये फ्राइशियर, रेडियम, मैडम क्यूरी पहली महिला साइंटिस्ट जिनको नोबेल पारितोषिक मिला था, रेडियम, यहाँ पे रेडियम है ना। तो सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। लेकिन तो और एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बेस क्लियर हो गया ना, डुबेराइडर ने क्या किया, न्यूलैंड ने क्या किया। मुझे आपसे इतनी अपेक्षा है कि आपको बेस समझे। मैं ये नहीं कह रहा आप डायरेक्टली एमएससी केमिस्ट्री व्हाइट कोट पहन के डायरेक्ट वो ट्यूब में कुछ केमिकल रिएक्शन करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको जनरलाइज केमिस्ट्री आना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, एज एस्पिरेंट आपको पता रहना चाहिए, है ना। आपको पता है करप्शन और रोकने के लिए करप्शन, वो नोटों के ऊपर ना केमिकल डालते हैं, पता है क्या, और वो केमिकल दिखाई देते हैं अल्ट्रावायलेट रेज में। उस केमिकल का नाम पूछा था, इसको पता है क्या? हाँ, फिनोल्फथैलीन का इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड। फिर उसके ऊपर वो पाउडर डालते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अफसर हो और आपने रिश्वत ली, तो आपके पास जो नोट है वो रिश्वत के ही नोट है कि नहीं, ये जानने के लिए वो पहले से वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, नोटों के ऊपर फिनोल्फथैलीन लगा देते हैं। इसलिए क्या करने का, डायरेक्ट नोट एक्सेप्ट नहीं करने, ओनली क्यूआर कोड। क्यूआर कोड से तो बैंक को भी पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो क्या करने का, एक एजेंट रखने, उसको बोलने को भाई तू पैसे रख तेरे पास, जब मैं मुझे लगेंगे तो मुझे दिए, है ना। ऐसे करोगे ना, नहीं करना है, करप्शन नहीं करना है, मैं वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, तो फिनोल्फथैलीन का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, फिनोल्फथैलीन। ये जोड़ते वाटतो, ठीक आहे। आपण जाण्याचा टाइम आपण थांबू, आपण उद्या भेटू।